डायरी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो अभी ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिमाग में देर तक जिंदा रहने वाली है। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इस शहर में एक जगह ऐसी भी है जहां रात नहीं होती, बस इंतजार होता है। कहते हैं जो उस बंगले के सामने से गुजरता है उसे लगता है कोई पीछे खड़ा है, पर जब पलट कर देखो कोई नहीं। और जो उस बंगले के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर खामोश। आज मैं आपको उसी बंगले की कहानी सुनाने वाला हूं जहां डर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। और हां, इस कहानी के बीच में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको खुद से पूछना पड़ेगा, गलती बंगले की थी या इंसान की। मुंबई का एक इलाका, नाम जानबूझकर कोई नहीं लेता। लोकल ट्रेन्स वहां से गुजरती तो हैं, लेकिन स्टेशन का नाम अनाउंस नहीं होता। चारों तरफ ऊंची इमारतें, बीच में एक पुराना ब्रिटिश एरा बंगलो। ना कोई गार्ड, ना बिजली, ना पानी, बस लोहे का जंग लगा गेट, और गेट के पीछे एक अजीब सी खामोशी। उस इलाके के चाय टपरी वाले तक शाम ढलते ही दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शाम 7 बजे के बाद वहां कोई और जाग जाता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर था आदित्य। उम्र लगभग 27 साल, मुंबई में स्ट्रगल करता हुआ एक नॉर्मल सा लड़का। ना अमीर, ना पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, बस एक सपना, किसी तरह इस शहर में सरवाइव करना। हाल ही में आदित्य की नौकरी चली गई थी, रेंट पेंडिंग था। रूममेट ने साफ कह दिया था, भाई इस महीने पैसा नहीं दिया तो निकल जा। और तभी जिंदगी ने उसे एक अजीब ऑफर दिया। एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा, रात की सिक्योरिटी जॉब है, बस एक बंगलो में रहना है। सैलरी सुनकर आदित्य को झटका लगा। 3 रातों के 50,000 रुपए। ना इंटरव्यू, ना डॉक्यूमेंट्स, ना बैकग्राउंड चेक, बस एक लाइन, अंदर जो भी हो उसे इग्नोर करना। आदित्य ने हंसते हुए सोचा, मुंबई है, सब ड्रामा होता है। यही उसकी पहली गलती थी। जब आदित्य पहली बार उस बंगले के सामने पहुंचा तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोक दी। यहीं उतर जाओ भैया, आदित्य बोला, गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं वापस घर जाना चाहता हूं। गेट के सामने खड़े होकर आदित्य को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। गेट अपने आप चर्र खुल गया। बंगलो अंदर से बहुत बड़ा था। हाई सीलिंग, ब्रिटिश स्टाइल वुडन स्टेयर्स और दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स, लेकिन हर पोर्ट्रेट की आंखें थोड़ी सी टेढ़ी थीं, जैसे देख रही हूं। आदित्य ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिखी, और तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धप धप। आदित्य ने खुद से कहा, चूहे होंगे, पर अगले ही पल उसका नाम लिया गया, धीमी टूटी हुई आवाज में, आदित्य। आदित्य फ्रीज हो गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, जॉब ऑफर में भी नहीं। फिर उस आवाज को उसका नाम कैसे पता? उसने ऊपर देखने की हिम्मत की। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के बीच में गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। आदित्य ने गेट बंद करना चाहा। गेट हिला, लेकिन बंद नहीं हुआ। फोन में नेटवर्क नहीं। क्लॉक देखी, रात 11:58। ठीक 12 बजते ही पूरा बंगलो सांस लेने लगा। दीवारों से कराहने जैसी आवाज, लकड़ी के फ्लोर से चीख, और उसी समय एक कमरा खुला जिसमें से अगरबत्ती और जले मांस की मिली जुली बदबू आई। आदित्य उस कमरे की तरफ बढ़ा, या शायद उसे खींचा जा रहा था। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, टॉर्च बंद हो गई, और अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, 3 रातें पूरी करो, फिर तुम्हें जाने देंगे। लेकिन सवाल यह है, जो पहली रात से पहले ही टूट जाए, वो तीसरी रात तक कैसे जिएगा? आदित्य उस कमरे के अंदर फंस चुका था।
जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि किसी की मौजूदगी थी। एक आवाज ने कहा था, 3 रातें पूरी करो, फिर तुम्हें जाने देंगे। पर किसी ने ये नहीं बताया कि उन 3 रातों में क्या क्या छिन जाएगा। टॉर्च बंद थी, फोन डेड। कमरे में एक पुरानी ऑयल लैंप अपने आप जल उठी। पीली रोशनी में दीवारों पर उभरे हुए निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से बचने की कोशिश की हो। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब वहां था ही नहीं, सिर्फ एक दीवार जिस पर खून से लिखा था, पहली रात, यादें। आदित्य को समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसका सिर तेज दर्द से फटने लगा। आदित्य को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा देर हो गई है। वही आवाज जो बचपन में रात को घर बुलाने के लिए आती थी। आदित्य रो पड़ा। वो भूल चुका था कि उसकी मां को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। और तभी उसने देखा, उसकी मां कमरे के कोने में खड़ी थी, पर चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। मां आगे नहीं बढ़ी, उसकी परछाई बढ़ी। परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर आई और आदित्य के पैरों में लिपट गई। ठंडक, ऐसी जैसे शमशान की मिट्टी। आदित्य चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। लैंप बुझ गई। अंधेरे में बस एक वाक्य गूंजा, यादें निकल गई, अब डर बाकी है। आदित्य की आंख खुली। वो फिर से बंगलों के हॉल में था। क्लॉक 11:58 PM। सब कुछ वैसा ही जैसा पहली बार आया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो यहां क्यों आया। बस इतना पता था, ये जगह गलत है। इस बार फुटस्टेप्स अकेली नहीं थी। ऊपर से कई पैरों की आवाज। सीढ़ियों से 3 लोग नीचे आए। 2 लड़के, एक लड़की। कॉलेज स्टूडेंट्स लग रहे थे, डरे हुए। लड़की रोते हुए बोली, हमने बस रील बनाने के लिए एंट्री ली थी। आदित्य को समझ आ गया, वो अकेला नहीं फंसा था। तभी हॉल के एक कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद धोती, सिर झुका हुआ। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। रात शुरू हो चुकी है। लड़के ने पूछा, आप कौन हो? बूढ़ा धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतली नहीं, बस सफेदी। मैं यहां नहीं हूं, मैं यहीं रह गया हूं। केयरटेकर ने दीवार की तरफ इशारा किया। अब वहां लिखा था, दूसरी रात, विश्वास। बूढ़ा बोला, ये जगह तुम्हें लड़वाएगी, तोड़ देगी, और जो बचेगा उसे रख लेगी। अचानक तीनों स्टूडेंट्स में से एक लड़का चिल्लाया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो बोला, वो लड़की नहीं है। सबने लड़की की तरफ देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे लंबा होने लगा। जबड़ा नीचे खिसक गया। आंखें अब उसकी नहीं थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुंबई बहुत देती है, पर जो यहां मरता है वो मेरा होता है। और उसी पल पूरा बंगला हंस पड़ा। दीवारें कांपने लगीं, छत से खून टपकने लगा। केयरटेकर गायब हो चुका था। आदित्य भागा। सीढ़ियां ऊपर नहीं जा रही थीं, नीचे जा रही थीं, बेसमेंट में, जहां दीवार पर सैकड़ों नाम लिखे थे। हर नाम के नीचे एक तारीख और आखिरी नाम, आदित्य, टुनाइट। और तभी उसके पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। आदित्य के कंधे पर रखा वो हाथ ठंडा नहीं था, वो गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी खून में हाथ डुबोकर रखा हो। आदित्य ने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर बनी उसकी परछाई अब उसकी मूवमेंट्स कॉपी नहीं कर रही थी, वो खुद चल रही थी। बेसमेंट की दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। हर नाम के नीचे एक तारीख और कुछ के नीचे एक वर्ड, पागल, लापता, मरा हुआ। आदित्य का नाम सबसे नीचे चमक रहा था, आज की तारीख के साथ, और उसके नीचे लिखा था, तीसरी रात, आत्मा। आदित्य को अब समझ आने लगा था,
ये बंगला किसी आत्मा से हॉन्टेड नहीं था, बल्कि एक सिस्टम था। मुंबई जैसे शहर में जो टूट चुके हैं, जो डेस्परेट हैं, जिन्हें कोई ढूंढने वाला नहीं, ये जगह उन्हें खींच लाती है। और हर 3 रातों में एक आत्मा यहां की बन जाती है। बेसमेंट के कोने में कोई बैठा हुआ था, एक औरत, बाल सफेद, चेहरा झुका हुआ। वो बुदबुदा रही थी। मैंने विश्वास किया था। आदित्य ने धीरे से पूछा, आप कौन हो? औरत ने ऊपर देखा। आंखें काली थीं, पूरी तरह। मैं तीसरी रात तक बच गई थी, पर बाहर नहीं जा पाई। तभी बेसमेंट की सीलिंग से कुछ उल्टा लटकने लगा। लंबे बाल, हड्डियों की आवाज। वो एंटिटी अब छुप नहीं रही थी। उसका चेहरा कई चेहरों से बना था और हर चेहरा किसी न किसी दर्द में चीख रहा था। वो बोली, मुझे चुड़ैल मत कहो, मैं शहर की भूख हूं। एंटिटी ने आदित्य के सामने उसकी जिंदगी चला दी। उसका स्ट्रगल, उसकी फेलियर, उसका अकेलापन। हर सीन के बीच एक सवाल, अगर तू मरा तो किसे फर्क पड़ेगा? आदित्य टूट रहा था और यही चाहिए था उसे। औरत बोली, अगर कोई तीसरी रात में खुद को चुन ले तो वो बाहर जा सकता है। एंटिटी हंसी, पर उसकी जगह किसी और को लेनी होगी। बेसमेंट की दीवार खुल गई। बाहर की सड़क दिखी। रियल मुंबई, ट्रैफिक, लोग, जिंदगी। बस कुछ कदम दूर आदित्य के सामने चॉइस थी, खुद बाहर निकल जाए या इस जगह को तोड़ दे। तभी एंटिटी ने फुसफुसाया, नीचे और लोग आ रहे हैं। आदित्य ने सुना गेट खुलने की आवाज, नए कदम, नई जिंदगियां। आदित्य ने दीवार की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक उसके पैर रुक गए। उसने दीवार पर लिखा एक नया नाम देखा, उसकी बहन का, और तारीख कल। बेसमेंट की दीवार पर आदित्य की बहन का नाम चल रहा था, साफ अक्षरों में, बिल्कुल ताजा। आदित्य का दिमाग सुन्न हो चुका था। एंटिटी की आवाज आई, शहर में जो अकेला है वही सबसे आसान शिकार होता है। आदित्य को याद आया उसकी बहन जो एक पीजी में रहती थी, मुंबई में नई नई आई थी, अकेली, भरोसे में। आदित्य को अब सब साफ दिखने लगा। ये बंगला आत्माओं से नहीं बल्कि इंसानों की मजबूरियों से चलता था। बेरोजगारी, अकेलापन, डर, लालच और सबसे ऊपर मुंबई का सपना। एंटिटी कोई चुड़ैल नहीं थी, वो उन सब का मिला जुला रूप थी जो यहां टूट गए थे। एंटिटी ने दीवार और चौड़ी कर दी। बाहर की सड़क अब बिल्कुल सामने थी, बस एक कदम। एंटिटी बोली, बाहर जा, तेरी जगह कोई और आ जाएगा। उसी वक्त ऊपर से आवाजें आईं, नए लोग, हंसी, मोबाइल कैमरे, रील बनाने वाले। आदित्य ने जेब से अपनी पुरानी कलाई घड़ी निकाली जो उसे कुछ यादें लौटा चुकी थी। उसने घड़ी जमीन पर फेंकी और दीवार की बजाय एंटिटी की तरफ बढ़ा। उसने कहा, अगर ये जगह भूख है तो आज इसे जहर मिलेगा। आदित्य ने बेसमेंट की ऑयल लाइंस खोल दी जो कभी ब्रिटिश टाइम में इस्तेमाल होती थी। एंटिटी चीखने लगी, पूरी इमारत कांपने लगी, दीवारों पर लिखे नाम एक एक कर जलने लगे। एंटिटी चिल्लाई, तू खुद को मिटा देगा। आदित्य बोला, कम से कम किसी और को नहीं। उसने माचिस जलाई। पूरा बंगला आग में घिर गया। एंटिटी की आवाज धीरे धीरे सैकड़ों आवाजों में बदल गई और फिर खामोशी। सुबह फायर ब्रिगेड, पुलिस, न्यूज। मुंबई के एक अबैंडन बंगलों में भयंकर आग। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई प्रूफ नहीं, बेसमेंट सील्ड। कुछ दिन बाद आदित्य की बहन सेफ थी। उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आया, भैया मुझे एक जॉब ऑफर आया है, सिर्फ रात की ड्यूटी, लोकेशन अटैच्ड, नया कंस्ट्रक्शन साइट, सिटी के आउटस्कर्ट्स। मुंबई कभी नहीं रुकती और जब तक अकेलापन बिकता रहेगा डर अपनी जगह ढूंढ लेगा। शायद बंगला जल गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे, खुद को या किसी और को? अगर आपको लगता है ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ आदित्य सही था या नहीं। और अगर आप चाहते हो पार्ट 2 सिटी ऑफ हंगर, न्यू लोकेशन, न्यू हॉरर, तो कमेंट में लिखो रिटर्न।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर को और भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ आप तक लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और भी खौफनाक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, डर कभी अलविदा नहीं कहता।